तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सारी कंट्रीज देखने से पहले हम रेनेसा, एनलाइटनमेंट, रोमांटिसिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की फिलॉसफी क्या है वो देखेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनलाइटनमेंट। पहले एनलाइटनमेंट के आइडिया से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14-15 सेंचुरी डाउन द लाइन, यानी आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453, जब टर्क्स ने कॉन्स्टेंटीन सिटी, यानी जिसे आज इस्तांबुल सिटी कहते हैं, इस्तांबुल सिटी को कैप्चर करा ओटोमन टर्क्स ने। तो ओटोमन टर्क्स के उसे कैप्चर करने के बाद जो वेनिस और जिनोया के बड़े बड़े ट्रेडर क्लास थे वो यूरोप के इंटीरियर्स के एरिया में माइग्रेट करने लगे, और जब वो यूरोप के इंटीरियर्स के एरिया में माइग्रेट करने लगे तो वहां रोमन कल्चर, रोमन अटायर, रोमन कुजीन्स ये लेकर जब इटली के शहर के जो बड़े बड़े ट्रेडर क्लास है और यूरोप के इंटीरियर्स में वो गए, तो वहां उन्होंने इंटेलेक्चुअल क्रांति को जन्म दिया। पहली इंटेलेक्चुअल क्रांति थी जिसका नाम था रेनेसा। क्या कहते हैं? रेनांसा, कुछ भी लिख सकते हो। तो पहली इंटेलेक्चुअल क्रांति थी रेनेसा की। रेनेसा का मतलब ही ये है रीअवेकनिंग, पूर्ण जागरण, रीअवेकनिंग। यानी ये कहना कि हम तो रोमन एम्पायर थे, आज हमारी हालत क्या हो गई है, वी आर इन डार्क एजेस, कुछ नहीं रहा है हमारे पास। क्रूसेड वॉर में हम बार बार इस्लामिक इन्वेडर्स से हारते हैं। एक समय पर नेपोलियन 326 बीसी में इंडिया के वेस्ट एरिया तक जीत के आया था, पोरस तक को हरा के आया था। आज हमारी हालत क्या हो गई है? तो रीअवेकनिंग, पूर्ण जागरण, इट इज नोन एज रेनेसा। रेनेसा की जो मेन कोर फिलॉसफी है वो ह्यूमनिज्म की है। क्या है? ह्यूमनिज्म की। होता क्या था बेटा कि रेनेसा से पहले डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप दी जाती थी। डिवाइन थ्योरी, जैसे आप जानते हैं बलबन भी डिवाइन थ्योरी के लिए फेमस है, यानी बलबन इज जिल्ले इलाही, द शैडो ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। ऐसे डिवाइन थ्योरी यूरोप में चलती थी, डिवाइन थ्योरी। और सेंटर ऑफ नॉलेज, सेंटर ऑफ स्टडी डिविनिटी थी, गॉड। इसमें यह बात होती थी कि मरने के बाद क्या होगा, अभी तुम क्यों दुखी हो, तो पता चलता था पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे बुरे हैं। फिर यह होता था कर्म बुरे हैं तो उसे ठीक कैसे किया जाए, तो होता था चर्च में जाओ और पादरी को पैसा दो, पादरी पैसे लेकर आपके सारे जो पाप हैं उन्हें खत्म कर देगा, बैप्टाइज कर देगा। ये होता था। ये क्या हो रहा है बार बार? बैप्टाइज कर देगा। तो यानी जो डिवाइन थ्योरी थी वो डिवाइन थ्योरी स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य इनकी बात करती थी। एक बड़े फेमस आदमी थे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने एक चर्च की दीवार पर 93 क्वेश्चंस लिखे, नोन एज 93 क्वेश्चंस ऑफ मार्टिन लूथर किंग। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा ये 93 क्वेश्चन, जो आदमी मुझे इसका जवाब दे देगा मैं उसकी सोवरेंटी एक्सेप्ट कर लूंगा। और ये 93 क्वेश्चन इतने फेमस हुए यूरोप में कि इसने जन्म दिया एक रेनेसा को, प्रोटेस्टेंटिज्म को। प्रोटेस्टेंटिज्म मतलब ऑलरेडी जो ऑर्थोडॉक्स विचारधारा है, जो कैथोलिसिज्म है और पोप की एक्सेसिव डोमिनेंस है सोसाइटी में, उस डोमिनेंस के अगेंस्ट एक ह्यूमनिज्म की विचारधारा। गॉड से डरना नहीं है, ऊपर वाले से डरने नहीं है, आप कोई पापी नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी कहता मैन इज अ सिनर, पीके में देखा होगा, तो पीके कहता मैंने कब पाप किया, मैं तो अभी आया, ईगोला पर। तो क्रिश्चियनिटी कहती है मैन इज सिनर, और देखा होगा खुद को मारती भी है, तो मैन इज सिनर। प्रोटेस्टेंटिज्म कहता है मैन इज नॉट अ सिनर, ही इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मैनकाइंड। इससे जो प्रबल प्रकृति है वो कोई है ही नहीं। और माइकल एंजेलो पेंटिंग बनाता है, और पेंटिंग बड़ी फेमस है, देखा होगा, एक क्रिएशन ऑफ एडम, जिसमें भगवान अपनी उंगली से, देखा क्रिएशन ऑफ एडम माइकल एंजेलो,
तो वो दिखाता है किस तरीके से ऊपर वाले ने, गॉड ने अपनी सारी जो अच्छी बातें हैं वो ह्यूमैनिटी के बेसिस ह्यूमन को दी है। क्रिएशन ऑफ एडम, वो दिखाता है किस तरह से एडम जो है, एडम यानी पहला जो आदमी हुआ एडम और हव्वा, वो एडम हाईएस्ट क्रिएशन है मैनकाइंड की, ऊपर वाले की। और हम कोई सिनर नहीं है, पापी नहीं है। दिस फिलॉसफी इज नोन एज प्रोटेस्टेंटिज्म। और देखेंगे कितने यूरोप में, यूरोप के कितने एरिया में इंक्लूडिंग यूके, इस प्रोटेस्टेंट जी जो भावना है, प्रोटेस्टेंट का जो रिलीजन है उस वो फ्लरिश हुआ। वो इसलिए भी फ्लरिश हुआ कि मोस्ट ऑफ द किंग, चाहे हेनरी द 8 हो यूके के, इन सब ने प्रोटेस्टेंटिज्म इसलिए स्वीकार किया, इसने अप्रिशिएट करा क्योंकि दे आर अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ पोप। पॉप इतना अथॉरिटेरियन था, इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो वॉर ऑफ सक्सेशन में भी एक साइड लेकर दूसरी साइड के अगेंस्ट षड्यंत्र रचता था, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता था। तो प्रोटेस्टेंटिज्म बिकम द मेन रिलीजन ऑफ यूरोप। धीरे धीरे वो फैलने लगा, रेनेसां की वेव आने लगी, रीअवेकनिंग, कि हमें अपने पे सोचना है, हमारी हालत ऐसी क्यों है। कोई पाप पुण्य नहीं होता है, एक ही जिंदगी मिली है। अगर सब कुछ प्री डेस्टिनेशन भी है, यानी सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो क्यों ना इस जिंदगी में अच्छे काम करके अच्छा बना लिया जाए इसे, क्योंकि जो लिखा है होना तो वही है। तो कर्म से क्यों भागे, सब कुछ लिखा ही है तो ये भी तो लिखा हो सकता है हमारी जिंदगी में सब अच्छा हो। यही सोच के कि सब कुछ लिखा हुआ है और काम ही ना करे कोई आदमी, तो उसकी जिंदगी तो बद से बदतर हो जाएगी। तो रेनेसां की फिलॉसफी कहती है अगर प्री डेस्टिनेशन है भी तो एक कैल्विनिस्ट है। कैल्विनिस्ट मतलब कि हम इस जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, इस जिंदगी के बारे में सोचेंगे कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। रीअवेकनिंग, इस रीअवेकनिंग से लिटरेचर की क्रांति यानी एजुकेशन की क्रांति, कल्चर की क्रांति, जो ऑर्थोडॉक्स विचारधारा है उसके अगेंस्ट क्रांति पूरे यूरोप में आने लगी। तो इस रेनेसां जैसे बहुत सारे फिलोसफर इस समय हुए, जैसे निकोला मैकियावेली जिन्होंने द प्रिंस लिखी, और लिखी एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी किस तरह से राजनीति और अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे जो सबका वेलफेयर करे, वेलफेयर फॉर ऑल। राजा का वेलफेयर स्टेट का वेलफेयर नहीं है। समझ में आया? एक आदमी की शादी आपकी जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, तो राजा का वेलफेयर स्टेट का वेलफेयर नहीं है। स्टेट का वेलफेयर राजा का वेलफेयर होना चाहिए। राजा के पास बहुत पैसा है और यहां पर 73% पॉपुलेशन डाउन ट्रोडन है। 20 करोड़ लोगों को बीपीएल कार्ड से राशन देना पड़ रहा है, तो ये हमारा कोई वेलफेयर नहीं है। तो निकोला मैकियावेली जैसे लोगों ने कहा कि क्या स्टेट का आपकी क्या फिलॉसफी हो। मोंटेग ने, माइकल डी मोंटेग ने ह्यूमन नेचर और ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करने के लिए इनोवेटिव एस्से लिखे और लिखा कि ह्यूमैनिटी इज द ह्यूमन इज द कोर ऑफ द स्टडी। पहले भगवान के ऊपर स्टडी होती थी, अब यह कहा गया किसके ऊपर स्टडी होगी, ह्यूमन के ऊपर। इवन स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम लेना भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, स्वामी विवेकानंद ने जब परमहंस मिशन बनाया तो उन्होंने लिखा सर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू द मैनकाइंड। नर की पूजा नारायण की पूजा है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टेड आउट ऑफ रेनेसां। वैष्णव जन तो जेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, यानी वैष्णव जन कौन है जो दूसरे की पीड़ा समझता हो, वो नहीं है जो खाली नारायण नारायण करता हो और दूसरे पर जुल्म उठा रहा हो, वो वैष्णव जन नहीं है। वैष्णव जन कौन है? जो दूसरे की पीड़ा समझता है। नरसिंह मेहता है ना, गांधी जी का
फेवरेट गाना था ये, वैष्णव जन तो जेने कहिए पीर पर आई जा रहे। चलिए, फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने एम्पेरिकल स्टडी, एम्पेरिकल मतलब डेटा ड्रिवन स्टडी, लॉजिकल स्टडी पे फोकस किया और कहा कि पढ़ाई वो होगी जो लॉजिक और रेशनैलिटी से आती है, नॉलेज वो होगी जो लॉजिकल है, जिसे हमारे यहां न्याय फिलॉसफी कहते हैं। उसकी बात करी, एम्पेरिकल स्टडी की बात करी। तो दिस इज योर रेनेसा, समझ में आ रहा है? दिस इज योर रेनेसा। अब इस रेनेसा के बाद नेक्स्ट आ जाइए, रेनेसा की वेव चल ही रही थी और ये रेनेसा की वेव है। 16वीं सेंचुरी में जाकर यहां पर एक बुक लिखी गई जिसका नाम था यूटोपिया। क्या नाम था? यूटोपिया। यूटोपिया, यूटोपिया में बात करी गई कि किस तरीके से किसी सोसाइटी का, कोई सोसाइटी होनी चाहिए और कहा क्या इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे सोसाइटी बननी चाहिए। हम सब जानवर हैं, ये पूरे संसाधन हैं जो ऊपर वाले ने सबके लिए बनाए हैं। कुछ लोग इस पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, जबकि ये संसाधन हमारे ही नहीं है, और भी जीव जंतुओं के हैं। लैंड पे कंट्रोल करना, हवा पे, आजकल तो हवा पे भी कंट्रोल है, एयर प्यूरिफायर आता है। हवा पहले गंदी कर दी, फिर कहता है ठंड साफ हवा के लिए ये प्रोडक्ट खरीदो, घर में लगा लो। पहले पानी गंदा कर दिया, अब कह रहा बिसलरी खरीदो, मिनरल वाटर। मतलब बिसलरी में एक नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी ऐसी ब्रांड है, और भी ले सकते हो, अपने मन में ले लो। मेरा कहने का मतलब पहले पानी गंदा है, उसके बाद प्रोडक्ट। आई एम नॉट डिफेमिंग ओनली बिसलरी, मेरा मतलब पानी गंदा है और फिर आप पानी बेचो, तो आपके संसाधनों पे भी कंट्रोल है। तो यूटोपिया में लिखा गया किस तरीके से एक वेलफेयर सोसाइटी बने, किस तरह से सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, और एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ऊंच नीच ना हो, ह्यूमैनिटी जो है वो सेंटर ऑफ स्टडी हो। राजा, आप राजा को डिवाइन मानते हैं, अरे वो डिवाइन कैसे हो सकता है जब वो खुद हार रहा है, वो खुद ऐसी ऐसी चालें चल रहा है जो कोई ऊपर वाला सोच भी नहीं सकता। वो प्लान एंड प्लॉटिंग कर रहा है कि अपने भाई को कैसे मारे, वो कैसे डिवाइन हो सकता है? तो जो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप है उसे रिजेक्ट किया गया और बात करी गई कि स्टेट बनाएंगे, नेम एज यूटोपिया, जहां पर हर कोई एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ प्रमोट करेगा, एक नया दुनिया बनाएंगे, इमेजिनरी वर्ल्ड। इसलिए इसका नाम ही यहां से एक वर्ड फेमस हो गया, यूटोपिया। आज भी जो बात पॉसिबल ना हो उसे क्या कहते हैं? यहीं से ये शब्द आया, द फेमस बुक नोन एज यूटोपिया। बड़े फेमस थिंकर थे, नोन एज थॉमस मोर। नेक्स्ट, बहुत सारे फिलोसफर आए, और मैं एक बात बताऊं, फिलोसफर भी आए, नेचुरल साइंटिस्ट भी आए, नेचुरलिस्ट जिसे कहते हैं। और अगर देखें, क्रोनोलॉजी देखें, तो क्रोनोलॉजी भी लिख लो। तो सबसे पहले रेनेसां की फिलॉसफी, रेनेसां की फिलॉसफी के बाद ये चल ही रहा है ये सारा चीज। तो थॉमस मूर ने क्या लिखा? यूटोपिया। यूटोपिया, और बात चलने लगी रेशनैलिटी एंड लॉजिक की। तो पहले नेचुरल साइंस क्या है, इन्होंने एक बात लिखी 17वीं शताब्दी में, ये है बेटा 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, सबको समझ में आ रहा है? 17वीं शताब्दी में बात आई कि नेचुरल लॉ, ह्यूमैनिटी को जानना है तो नेचुरल लॉ को जानना पड़ेगा। नेचुरल लॉ जैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, वैसे ह्यूमन लॉ भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होंगे। जो लॉ रियल वर्ल्ड में काम करते हैं वो लॉ ह्यूमैनिटी को भी एडवोकेट करते होंगे। जैसे मैं पेन नीचे फेंकूं तो हमेशा ही नीचे ही क्यों आएगा? नेचुरल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यहां पर अगर बिजली का स्विच ऑन करूं तो फैन क्यों ऑन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों मैं यहां पे यूरेनियम रख दूं तो उसकी रेडियो एक्टिविटी आपको प्रभावित करेगी।
वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्यों? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर काटता रह रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो कहा गया जो नेचुरल फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नेचुरल फोर्स ह्यूमैनिटी के भी प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। तो हमें यूनिवर्सल ह्यूमन लॉज बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? तो कहने का मतलब, इधर आ जाओ जल्दी से। तो आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट पे चल रहे हैं। तो दिस इज रेनेसा। रेनेसा के बाद क्या प्रमोट करा गया? ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब मैन इज द सेंटर ऑफ स्टडी। इसी ह्यूमनिज्म से आपने सुना होगा बहुत सारे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट निकले हैं, जैसे सोसाइटी को पढ़ना सोशियोलॉजी, मैन की इवोल्यूशन को पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी, मैन की पॉलिटी पढ़ना पॉलिटिकल साइंस, आदमी की हिस्ट्री पढ़ना हिस्ट्री, आदमी किस इन्वायरमेंट में रहता वो पढ़ना ज्योग्राफी, मैन और इन्वायरमेंट रिलेशन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये सारे सब्जेक्ट कहां से आए? ह्यूमैनिटी से। द अप्रोच ऑफ ह्यूमनिज्म। चलिए, तो मैन रेनेसां में क्या आया? ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म के बाद क्या आया? यूटोपिया है, यानी समाज कैसे बनेगा। समाज बनने के लिए हमें ह्यूमन लॉ पहचानने पड़ेंगे। तो ह्यूमन लॉ से पहले नेचुरल लॉ, यानी वो लॉ जो नेचर को गवर्न करते हैं। यहीं पैदा हुए न्यूटन जैसे लोग, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, जॉन डाल्टन जैसे लोग, जिन्होंने एटम की रूपरेखा बतानी चाहिए, गैल्टन जैसे लोग। तो यही नेचुरल लॉ की फिलॉसफी आती है 17th सेंचुरी। इसके बाद नेचुरल लॉ के बाद एक बात आई, अगस्त कोम्टे आ गए हैं। अगस्त कोम्टे बात कर रहे हैं पॉजिटिविज्म की, और कह रहे हैं कि दुनिया में जो लॉजिकल है, जो रेशनल है, उसी के ऊपर कोई बात रखी जा सकती है, और जो लॉजिकल नहीं है, रेशनल नहीं है, इंसानों को वो सारी बातें रिजेक्ट करने देनी चाहिए। और यहां पर फिलॉसफी आई जॉन लॉक की, रेशनलिज्म। किसकी आई? रेशनलिज्म। ठीक है, ये 17 है, 18 आ गया, 18 सेंचुरी, जॉन लॉक। इस रेशनलिज्म की फिलॉसफी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दो, पता नहीं आप इतना समझ पाओ कि नहीं, कि हिस्ट्री में कंटिन्यूटी और चेंज ज्यादा होता है। कि हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए, ये पढ़नी चाहिए कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो देखा जाए ये जितने भी फिलोसफर हैं अभी तक, ये मोर ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं देन चेंज। बात ये है इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर, और जो लोग हैं वो ज्यादा चेंज की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। दे आर मोर टुवर्ड्स कंटिन्यूटी देन चेंज। इसी जगह इनके बाद के जो फिलोसफर आएंगे 19th सेंचुरी के, कार्ल मार्क्स जैसे, टोटल सोसाइटी की चेंज का बात करते हैं, टोटल सोसाइटल चेंज। कार्ल मार्क्स जैसे लोग, समझ में आई बात क्या कह रहे हैं? हाँ जी। तो 18वीं शताब्दी में क्या फिलॉसफी आई? रेशनलिज्म की, आल्सो नोन एज एनलाइटनमेंट। अगस्त कोम्टे जैसे लोग, जॉन लॉक जैसे लोग, एडम स्मिथ जैसे लोग, जेरेमी बेंथम जैसे लोग, मोंटेस्क्यू, रूसो जैसे लोग, वोल्टेयर जैसे लोग, ये सब क्या है? रेशनलिज्म की। ठीक है, देखेंगे एक एक करके। अभी बस एक विचारधारा पहले पढ़ा दो। 19th सेंचुरी के जो विचारक रहेंगे, फिलोसफर रहेंगे, वो ज्यादा आपको चेंज की बात करेंगे। मैंने अगेन कहा, कार्ल मार्क्स जैसे लोग, डार्विन जैसे लोग। अरे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दे देता है। ऐसा कोई नेचुरल साइंस नहीं है दुनिया का जिसे डार्विन ने प्रभावित ना करा हो। द सो कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये ज्यादा चेंज की बात कर रहे हैं एज कंपेयर टू कंटिन्यूटी। एवरीवन, इस रेशनलिज्म की विचारधारा की अगेंस्ट अब क्या है, आप बहुत ज्यादा रेशनलिज्म करें कि रेशनलिज्म मतलब जो भी लॉजिकल है, जो भी रीजनड है, वो ही नॉलेज है, बाकी सब रिजेक्टेड है। जैसे हम ये ग्रेविटेशन तब मानेंगे जब ये बार बार पैर नीचे आएगा, तभी गुरुत्वाकर्षण करेंगे, वरना अगर एक बार भी ये रिजेक्ट होता है
तो हम इसे गुरुत्वाकर्षण नहीं कहेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी, उसे फेक साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कॉमन सेंस वाली बातें लिखता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अब आदमी ढूंढ नहीं लगता कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट दिन है, हर दिन आदमी के लिए इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। आज आपकी मुलाकात किसी अनजान आदमी से होगी, हर दिन ऑटो वाले से भी आदमी मिल रहा है, वो भी अनजान आदमी ही है। आज आपका दिन मुश्किल भरा होगा, कौन सा दिन मुश्किल भरा नहीं होता आदमी के लिए। तो वो बातें करेगा जो आदमी के ऑलरेडी सबकी लाइफ में वही बातें चलती हैं। फिर अगर वैसे साइंस के टच स्टोन पे देखना चाहो आप इसे, टच स्टोन जिसे कसौटी पत्थर कहते हैं, है ना, सोना देखा जाता है कसौटी पत्थर से, टच स्टोन। तो अगर आप उसे लॉजिक और रेशनैलिटी के टच स्टोन पे देखें तो वो साइंस आपको फेक मिलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इनकरेक्ट। लेकिन ग्रेविटेशन तो इनकरेक्ट नहीं है, ये बार बार नीचे गिर रहा है, पता नहीं मैं ऊपर भी फेंक रहा हूं फिर भी नीचे आ जाता है। दिस इज नेचुरल साइंस, दिस इज लॉजिकल, दिस इज रेशनैलिटी। हाँ जी, वेयर एज एस्ट्रोलॉजी इज फ्रॉड साइंस अकॉर्डिंग टू दीज एनलाइटेंड पीपल। मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, छोड़ो उसे, अकॉर्डिंग टू दीज एनलाइटेंड पीपल। समझ में आई बात? हाँ जी। तो बात कर रहे थे, अब एनलाइटनमेंट बहुत ज्यादा हो गया। एनलाइटनमेंट का मतलब जैसे माइकल एंजेलो देखा होगा पेंटिंग बना रहा है, क्रिएशन ऑफ एडम, लास्ट सपर, और कितनी सारी फोटो माइकल एंजेलो की, बहुत सारे पेंटर, लियोनार्डो विंची, मोनालिसा, ये सब इस एनलाइटनमेंट टाइम की पीरियड की पेंटिंग्स है। और एनलाइटनमेंट का मतलब हर चीज लॉजिकल है, जो लॉजिकल है, रीजन्ड है, उसे अप्रिशिएट करना। अब जब आदमी इतना लॉजिकल और इतनी रेशनैलिटी की बात करता है तो इसका समाज में एक रिएक्शन भी होता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई मुझे नहीं होना लॉजिकल और रेशनल, मेरा जो दिल करता है वो करूंगा मैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो एक लॉजिकल और रेशनैलिटी के ऊपर वर्सेस रोमांटिसिज्म के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फिलॉसफी जो आएगी रोमांटिसिज्म की है। तो एक लड़का था, वो एक इच्छाधारी नागिन से प्यार करता था। लड़के को पता था वो इच्छाधारी नागिन है, इच्छाधारी एकदम से सांप में कन्वर्ट हो जाती थी ऐसे। लड़के को पता था ये इच्छाधारी नागिन है। कहानी चलती रही, दोनों ने सोचा मंदिर में जाके शादी कर लेंगे, ठीक। एक बाबा को पता चला, एक बाबा दोनों बगीचे में टहल रहे थे, हाँ बुद्धा स्वर्ण जयंती पार्क, ये गार्डन में टहल रहे थे। एक बाबा ने उन्हें देख लिया और बाबा ने नजर से ही पहचान लिया इच्छाधारी नागिन है, ये नाग है और नागिन है और लड़की के रूप में है। अब बस बाबा ने सोचा कि ये तो बहुत मतलब प्रलय आ जाएगी इसके कारण, तो इन दोनों की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोनों जिस दिन मंदिर में शादी कर रहे थे तो बाबा गया और बाबा की आंखों से, बाबा ने आंखों अपनी प्रज्वलित करी, आंखों में तेज दिखाया और इच्छाधारी नागिन जल के भस्म हो गई। इच्छाधारी नागिन मर गई। बाबा पे लड़का इतना क्रोधित हुआ कि उसने पहले तो उसे बहुत बुरा भला करा और 7 दिन तक बिना खाए पिए लगातार रोता रहा। लगातार रोने से 7 दिन बिना खाए पिए होने से उस लड़के की मौत हो गई। यहां से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि एटलीस्ट वो इच्छाधारी नागिन से शादी कर लेता, खुश तो रहता। बेशक वो इच्छाधारी नागिन हो, बेशक समाज का रेशनैलिटी ये कहता हो कि सांप से शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो सांप से शादी में करने में खुश है तो बीट क्या फर्क पड़ता है। तो दैट एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट, लॉजिकल रेशनैलिटी के अगेंस्ट एक और थ्योरी आई, एक और फिलॉसफी आई जिसे कहते थे रोमांटिसिज्म, मेरी मर्जी, रोमांटिसिज्म, छायावाद। कि मुझे पता है कि कितने जो स्ट्रीट वेंडर्स है बहुत अच्छा खाना भी बनाते होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी मां सबसे अच्छा खाना बनाती है। मेरी मां से ज्यादा अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। हो सकता है ये झूठ है, लेकिन मेरे लिए सच है, मैं इसमें खुश हूं। टू द हेल विद योर झूठ और सच। तुम्हारा चेहरा मुझे चांद की तरह लगता है, बेशक चांद में बहुत सारे क्रेटर हो, दाग हो, गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, गड्ढे मुंह पे हो तो अच्छे नहीं लगेंगे वो, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे चांद की तरह दिखता है।
बेशक गधे को वो छन्नी में देखना पड़े करवा चौथ में, गधा है उसे पता है, लेकिन फिर भी छन्नी में देख रही है। क्यों? मेरा पति है परमेश्वर जैसा है। रोमांटिसिज्म, छायावाद। समझ में आया? हाँ जी। चांद सी महबूबा हो कभी, ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा लिया है। अब ऐसा तो है नहीं उसके साथ वाली लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, ऐसा तो है नहीं, खूबसूरती का कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन ये आदमी ये कहेगा कि मेरी ही सबसे अच्छी है। टू द हेल विद लॉजिक, टू द हेल विद रेशनैलिटी। अपनी रेशनैलिटी अपने पास रख। दिस इज नोन एज रोमांटिसिज्म। हाँ जी। इस रोमांटिसिज्म की जो पेंटिंग बनी, जैसे आप माइकल एंजेलो जो एनलाइटनमेंट के पेंटर थे, इसकी पेंटिंग देखेंगे तो पाब्लो पिकासो का नाम सुना होगा, वो रोमांटिसिज्म के पेंटर हैं। एमएफ हुसैन रोमांटिसिज्म के पेंटर हैं। और इसकी पेंटिंग देखोगे तो ब्रश लेकर गोच दिया जाता है। कहता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहता है इसे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा एक पहाड़ बनाने का। पहले की पेंटिंग देखोगे तो ऐसे होता था, एक पहाड़ होता था, नदियां ऐसे बहती थी, यहां एक झोपड़पट्टी होती थी, एक लड़का और लड़की बगीचे में बैठे होते थे, एक पेड़ होता था जिसपे आपने देखा होगा पक्षी बैठे रहते थे। ये है एनलाइटनमेंट की पेंटिंग। रोमांटिसिज्म की पेंटिंग है, जैसे पाब्लो पिकासो को देखो, कोई भी पेंटिंग पाब्लो पिकासो की देख लो। अब ये है, पता नहीं आदमी रो रहा है, मतलब मैं एक इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूं, ऐसी पेंटिंग है। तो ये दिस इज द पेंटिंग, दिस इज द पेंटिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। आप पता है रोमांटिसिज्म वाली पेंटिंग में हमेशा पेंटिंग के नीचे पेंटर है ना साइन करता है। पता है क्यों करता है? जिससे कि पता चले उल्टा कौन सा सीधा कौन सा है। समझ में? दिस इज द पेंटिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। मेरा मन है, मेरे दिमाग में जो चल रहा, मुझे नहीं बनाने ये पहाड़, मुझे नहीं बनाना स्टिल पेंटिंग के देखकर कैनवास पे चेहरा ड्रॉ कर दिया। मेरे दिमाग में जो आएगा, एब्स्ट्रैक्ट जो आएगा, वो पेंटिंग बनाऊंगा। लेना, ये सबसे महंगी बिकती है। समझ में आया? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, रोमांटिक पेंटिंग। ठीक है। एक हमारी बड़ी फेमस पेंटिंग है बिंदु, इस पे नेशनल प्राइज मिला है। ये भी रोमांटिसिज्म की पेंटिंग है। ये आ जाइए, सैयद हैदर रजा की प्राइज मिला है इसे, इंटरनेशनल प्राइज मिला है इस पे। तो दिस इज द पेंटिंग ऑफ योर रोमांटिसिज्म, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है। तो रोमांटिसिज्म की पेंटिंग है। रोमांटिसिज्म मतलब छायावाद। ये रेशनैलिटी के अगेंस्ट वेव आई। और इस रोमांटिसिज्म के कुछ एंगल को मॉडर्निज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्निज्म। अब आईफोन 14 प्रो खरीदना है, क्यों खरीदना है? कोई रेशनैलिटी और उसका एंगल पूछे क्यों खरीदना है, तो उसे आईफोन 14 भी चलाना नहीं आता था, 14 प्रो भी नहीं समझ चलाना आता था, लेकिन उसे खरीदना है। ही डोंट नो द रियलिटी, ही डोंट नो द लॉजिक, ही डोंट हैव एनी रीजन, बस उसे खरीदना है। आज दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, उस पार्टी करने के साथ क्या हो जाएगा, अगले दिन उठा भी नहीं जाएगा समय पर। क्यों करनी है? ही डोंट नो, बस करनी है। दिस इज नोन एज रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म। मुझे करने, मेरे दिमाग में जो आएगा, मेरा मन जितना विचलित होगा, जितना चंचल होगा, जो चंचलता में वो कहेगा वो मैं करूंगा। समझ में आया? दिस इज मॉडर्निज्म, दिस इज रोमांटिसिज्म, छायावाद। सबको समझ में आया? अब इस छायावाद के बाद की एक और फिलॉसफी है इसकी एक्सट्रीम, जिसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। क्या कहते हैं? जो अब 20वीं शताब्दी के बाद की फिलॉसफी है। 20वीं शताब्दी के बाद की फिलॉसफी पोस्ट मॉडर्निज्म कहती है कि कुछ भी सच और झूठ नहीं होता है। क्या लॉजिकल रीजनिंग कह रहे हो? कौन सा लॉजिकल रीजनिंग है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉस पे लगता है क्या ये? बिल्कुल नहीं लगता। क्वांटम फिजिक्स पे लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। दुनिया में क्या ऐसा है जो परफेक्ट है? और जब कोई परफेक्ट नहीं है तो ट्रुथ नहीं है, और ट्रुथ नहीं है तो किसी का भी लॉजिक और रीजनिंग सही नहीं है, और सही नहीं है तो मैं किसी लॉजिक और रीजनिंग को एक्सेप्ट ही क्यों करूं? देयर इज नथिंग लाइक ट्रुथ।
जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कितनी सारी चीज़ें चलती हैं, कोई एक एंगल देता है, कोई दूसरा एंगल देता है, कुछ बिल्कुल फेक, जिसे हम फेक कह रहे हैं वो भी एक सुनी सुनाई बातें हैं, और जिन्हें हम ट्रुथ कह रहे हैं वो भी एक एप्रिशिएटेड बातें हैं। जो बिल्कुल फेक कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है वो बिल्कुल फेक है, और बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं वो भी नहीं है बिल्कुल सच है। हर चीज में बायस है। आदमी जो अपने आंसर देता है वो बायसनेस के कारण देता है। मैंने पेंटिंग को, मॉडर्न पेंटिंग को ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आती, तो ये तो मेरी तुच्छता है ना, मेरा ज्ञान कम है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं बनाने आती, गूंचने नहीं आता ऐसे। समझ में आया? एक तो मैंने देखा पेंट ऐसी ऐसी फेंकती रहती है ना, वो चाइनीज मॉडल है, पेंटिंग बना देती है। उसका मन, क्या पता, मुझे पेंटिंग की नॉलेज बहुत कम है, जो कि है भी। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि इतने बड़े पिकासो के बारे में? एवरीवन, तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहती है देयर इज नथिंग सच एज ट्रुथ, कुछ भी ट्रुथ नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं इसे, इसलिए कहते हैं पोस्ट ट्रुथ एरा। एक वर्ड सुना होगा, पोस्ट ट्रुथ एरा, यहीं से आता है। जिसे आप लॉजिकल कहते हैं, जरूरी नहीं है लॉजिकल हो। आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया ह्यूमिड रहता है, ह्यूमिड रहता है, गर्मी भी रहती है, भैंस के लिए सबसे अच्छा है। तो मेघालय वालों को भैंस दे देते हैं, मणिपुर वालों को भैंस दे देते हैं, वो दूध निकालेंगे और वहां पर डेयरी का निर्माण होगा, जैसे गुजरात में अमूल का हुआ। अब बात है, आप वहां पे दे तो देंगे, लेकिन लोकल कंजम्पशन तो है ही नहीं, दूध तो पीता ही नहीं है आदमी वहां पर। तो आपका लॉजिक तो कुछ और कह रहा है, लेकिन उनका कल्चर और सोसाइटी कुछ और कह रही है। आप कह रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा की सॉइल में सबसे अच्छा तंबाकू हो सकता है, और तंबाकू यहाँ की खेती ठीक भी, मतलब जो जमीन है वो ठीक भी कर सकता है, सैलिनिटी कम कर सकता है, तो यहाँ पे तंबाकू की खेती करो। लेकिन यहाँ की जो सोसाइटी है वो तंबाकू को तो अप्रिशिएट करती ही नहीं है। सिखिज्म में तंबाकू एक हराम है, सिन है, तो आप ये बात ही नहीं कह रहे। तो आपका लॉजिक कुछ और कह रहा है, लेकिन वैल्यू, कल्चर, सोसाइटी की कुछ और है। तो देयर इज नथिंग लाइक ट्रुथ और लॉजिक, कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। दिस इज नोन एज पोस्ट मॉडर्निज्म। चलें आगे, नेक्स्ट आइए। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो 16वीं शताब्दी की यूरोप हमने देखा, जिसमें थॉमस मूरे और इस तरह के फिलोसफर देखे। आगे की फिलोसफर हम देखते हैं। तो हम एनलाइटनमेंट पे थे और हमने देखा किस तरीके से एनलाइटनमेंट किस तरीके से आया। पहले रेनेसा आया, फिर हमने देखा किस तरीके से थॉमस मोर ने यूटोपियन का कंसेप्ट दिया, यूटोपिया का, और बात करी ह्यूमैनिटी की। और फिर हम 17वीं सेंचुरी यूरोप में देखते हैं नेचुरल लॉज की फिलॉसफी आई। और इस नेचुरल लॉज की फिलॉसफी, जैसे जॉन लॉक है, न्यूटन है, रेन डिकार्डे हैं, जो कहते हैं आई थिंक देयर फॉर आई एम, जॉन लॉक है, इन सब ने बात करी कि किस तरीके से जो नेचुरल लॉ है ऐसे ह्यूमन लॉज होते हैं। नो मैन इज गुड और बैड, सर्कमस्टांसेस मेक्स हिम गुड और बैड। यानी कोई भी आदमी बुरा और अच्छा नहीं है, उसके सर्कमस्टांसेस उसे बुरा और अच्छा बनाते हैं। मैन एट कोर, मैन एट नेचर इज गुड। आदमी जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, वो अच्छा ही होता है। उसमें जितनी भी विकृति आई हैं उस समाज के कारण, उसके गलत परवरिश के कारण, उसके गलत दोस्तों के कारण आती है। वरना तो बच्चा है, वो वही सीखता है जो उसे समाज सिखा रहा है। समाज में गंदगी है तभी तो वो गंदा बना, समाज में अच्छाई है तभी वो अच्छा बना। तो बात ये है कि उसको फिलोसफिकल, आइडियोलॉजिकल और उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, इस पे डिपेंड करता है वो कैसे लिख लेगा। अब खलनायक जैसी मूवी समाज को विकृति की तरफ ही ले जाती है, और खलनायक ने जितना बुरा हमारे समाज पे करा होगा किसी मूवी ने नहीं करा होगा। तो इतनी विकृति समाज में किस गलत दिशा की तरफ ले जाओ तो बच्चा गलत दिशा की तरफ चला जाएगा, अच्छी दिशा की तरफ तो अच्छी। इट्स अल्टीमेट सोसाइटी इज एट फॉल्ट, फैमिली इज एट फॉल्ट, द पीयर ग्रुप विच इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी इज एट फॉल्ट। सच बात है ये, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं। बीएनएस और ये जितना भी आपने नया संहिता आई है, जो नए कानून आए हैं, वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस की ज़्यादा बात करते हैं एज कंपेयर टू रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की। चलिए नेक्स्ट 18वीं शताब्दी आते हैं। 18th सेंचुरी में एज ऑफ एनलाइटनमेंट फर्दर फ्लरिश हुआ, फर्दर ये प्रोपेंसिटी में आया। बहुत सारे फिलोसफर हुए 18वीं शताब्दी के जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया। हम भी देखेंगे हमारी इंडिया में भी 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं राजा राम मोहन रॉय, वो भी हमारे एक एनलाइटेंड रेशनल पर्सन थे। उन्होंने इंडियन बंगाल रेनेसा को प्रमोट किया और उनकी ही आदि ब्रह्मो समाज से प्रभावित होकर महाराष्ट्र का प्रार्थना समाज या फिर पंजाब में आदि ब्रह्मो समाज, ये सब राजा राम मोहन रॉय से ही प्रभावित थे। तो 18वीं शताब्दी के यूरोप की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी के यूरोप में एनलाइटनमेंट की वेव और ज्यादा प्रोपेंसिटी में आई और इसने 4 प्रिंसिपल की बात करी, यानी हर फिलोसफर इन 4 प्रिंसिपल की बात कर रहा। सबसे पहले रीजन और नेशनलिज्म, यानी ह्यूमन रीजन जो है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। यानी आदमी लॉजिकल होगा, रीजनड होगा तो वो नेचुरल लॉज को समझ पाएगा। नेचुरल लॉ को समझ पाएगा तो वो अपनी साइंटिफिक एडवांसमेंट करेगा, सोसाइटल एडवांसमेंट करेगा और इसके कारण ह्यूमन प्रोग्रेस होगा। समझ में आई बात? क्या रीजन होगा, रेशनल होगा तो वो नेचुरल लॉ को समझेगा, नेचुरल लॉ को समझेगा तो साइंटिफिक डिस्कवरी होगी, सोसाइटल प्रोग्रेस होगा बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट लॉज एज वेल एज रीजन बिहाइंड इट। फर्दर इससे फर्दर वेलफेयर होगा हर ह्यूमैनिटी का, यानी वेलफेयर फॉर ऑल। वेलफेयर किसी राजा का नहीं कि राजा के पास कितना पैसा है उससे स्टेट का पैसा पता चलता है, लोगों के पास कितनी वेल्थ है इससे स्टेट पता चलता है कि उसने कितना प्रोग्रेस किया। तो बात यह है, ह्यूमनिज्म कहती है वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन राइट्स। हम जब पैदा हुए थे ऊपर वाले ने कायनात में हमें बनाया है, तो जैसे कुत्ता फ्री है, कहीं भी रोम करता है, जहां उसे खाने को मिलता है खा लेता है, हम भी एक एनिमल्स थे, हम भी एक सोसाइटल एनिमल्स थे, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। आपका पानी, हवा, जमीन कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उस ऊपर वाले ने ये जितनी जनरेशन आ रही है, आदमी 100 साल भी नहीं जीता है और सोचता है दुनिया को कंट्रोल कर लूंगा, है ना। 100 साल भी नहीं जीता, ब्लिंक ऑफ ए सेकंड भी नहीं है, और सोचता है कि पूरी दुनिया कायनात मेरी है। और मैं एक बात बताऊं, आदमी की मौत ना हो और उसे भूख ना लगे तो वो अपने आप को भगवान ही समझे बेटा, सच बात है। वो तो भूख लगती है और मौत होती है तो समझ में आता है कि हाँ मौत भी कोई चीज़ है ना। अलेक्जेंडर को भी हाथ ऊपर करके ही दफनाया गया कि भाई खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही चला गया, है ना। मरते ही सारा साम्राज्य बिखर गया और कहा दुनिया जीतने चला था, दुनिया ही तो जीतने चला था। जितने हम बड़े बड़े महाराजाओं के नाम सुनते हैं, अब मुगल्स की बात कर लो, इनका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बताया किस तरह से लास्ट बहादुर शाह जाफर थे, उन्होंने लिखा कितना बदनसीब है बहादुर, किसे 2 गज जमीन में नसीब नहीं हुई भारत में। म्यांमार में रंगून में दफनाया गया उसे, 2 गज जमीन में नसीब नहीं हुई, इतनी बुरी हालत हो गई। एवरीवन, तो वेलफेयर फॉर ह्यूमन, ह्यूमन राइट्स यानी हमारे अधिकार, ह्यूमन फ्रीडम, मैन इज बॉर्न फ्री, फ्री बॉर्न है, ह्यूमन प्रोग्रेस, ये सब ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी थी। और इससे आइडिया ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्रोग्रेस मतलब कि ह्यूमन सोसाइटी एक पॉजिटिव प्रोग्रेस लेके आएगी बिकॉज ऑफ दीज 3 आइडिया। नेचुरल लॉज, हम नेचुरल लॉ समझेंगे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होगा, इससे एक ऑप्टिमिस्टिक प्रोग्रेस होगा सोसाइटी में, जो कि हम पहले बात कर रहे थे। तो दीज 3 आर द कोर फिलॉसफी ऑफ एनलाइटनमेंट। एवरीवन, नेक्स्ट, अब कुछ एनलाइटनमेंट के समय के फिलॉसफर पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले जॉन लॉक का कहना था, जॉन लॉक 17-18 सेंचुरी के ब्रिटिश फिलोसफर थे। उनका कहना था कि जो नेचुरल राइट है, ह्यूमैनिटी के भी कुछ नेचुरल राइट्स हैं और ये उसके बर्थ से उसके साथ प्रेजेंट है, उसे कोई छीन नहीं सकता। आपका हवा, पानी, आपका लैंड, आप जहां रहते हो, बार बार जिस खेत को टिल करते हो, वो आपका नेचुरल अधिकार है, नेचुरल राइट। और ये राइट कौन कौन से है? राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार, ऊपर वाले ने पैदा करा है वही जान लेगा। राइट टू लाइफ कहते हैं ना, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब जिंदगी आएगी कब जिंदगी जाएगी, फिर सोचना ही क्यों। तो राइट टू लाइफ, इन्होंने कहा जो जिंदगी है वो किसी राजा की बकौल नहीं है, और इसलिए आर्टिकल 21 देखते हैं आप, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और कहता है लॉ के बिना, किसी लॉ को वायलेट करने के बिना कोई भी स्टेट आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकता। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, आप बार बार जो खेती करते हैं वो आपका अधिकार है। राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी यानी आजादी। आजादी किसकी? प्रताड़ना से आजादी। आजादी किससे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से आजादी, सोसाइटल ऑर्थोडॉक्सी से आजादी। यानी ह्यूमन अगर फ्री रहेंगे, रेशनल थिंकिंग रहेगी, तो फर्दर सोसाइटी आगे जाएगी। तो ये दिस लिबर्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो जॉन लॉक जैसे लोगों ने नेचुरल राइट की बात करी, रोल ऑफ स्टेट की बात करी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वेलफेयर सोसाइटी को नहीं दे पाती तो लोगों का ये अधिकार है कि वो सरकार ही चेंज कर दे, राजा की सल्तनत खत्म कर दे। रोल ऑफ स्टेट। साथ के साथ उन्होंने इसी जगह पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करी कि राजा कोई डिवाइन नहीं है, ये कहां से आता है? जनता जनार्दन से, है ना। और इसी डेमोक्रेसी कहते हैं आज, कि वैसे मन में गाली दे रहा और वैसे जनता को प्रणाम कर रहा है। ठीक है, कितनी फ्यूडल मानसिकता से आए, मोची के घर में जाके खाना खा रहा है और दिखा रहा है कि मैं सबको समान मानता हूं। एटलीस्ट ये तो करा डेमोक्रेसी ने। तो पॉपुलर सोवरेनिटी, जनता की भागीदारी, यानी सरकार कौन सी बनेगी? जो जनता के मन में है, जनता चाहिए, जो वेलफेयर करेगी। और जो वेलफेयर नहीं करेगी, देखा होगा, निकाल दी जाती है। और हमारे इंडिया में थैंक्स टू द इंडियन डेमोक्रेसी कि ये इतने सालों बाद भी आज तक प्रोटेक्टेड है। चलिए, जॉन लॉक। नेक्स्ट, इकोनॉमिक थिंकर। अच्छा, इकोनॉमिक थिंकर को फिजियोक्रेट्स कहते थे। क्या कहते थे? जैसे आपने बहुत फेमस इकोनॉमिक थिंकर का नाम सुना होगा, एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ के बाद ही फिजियोक्रेट्स को इकोनॉमिस्ट कहने लगे। पहले इन्हें क्या कहते थे बेटा? फिजियोक्रेट्स। तो फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक थिंकर्स का कहना था 18वीं शताब्दी फ्रांस में इनकी उत्पत्ति स्टार्ट हुई, यानी ओरिजिन स्टार्ट हुआ। और इनका कहना था कि नेचुरल लॉ ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी स्टेट इकोनॉमी को कंट्रोल ना करे, लेसेस फेयर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो। और वेलफेयर कैसे होगा? जब लेसेस फेयर है, यानी स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वेलफेयर कैसे होगा? तो कहा गया ट्रिकल डाउन होगी वेल्थ कमाई जाएगी और वो ट्रिकल डाउन होगी नीचे तक। सब समझते हैं ना ट्रिकल डाउन को। इसके लिए पहला लेक्चर मैंने ले रखा है, वो इसी फिलॉसफी के लिए लिया था। और मैंने कहा था कि बार बार इन फिलॉसफी को बार बार नहीं समझाया जाएगा, इसलिए शुरुआत में ही ले ली गई थी ये क्लासेस। नहीं देखी हो तो देख लो, वरना ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा। तो कैसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट होगी? ट्रिकल डाउन होकर। एंड दीज आर द इकोनॉमिस्ट फिलोसफर लाइक एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट फिजियोक्रेट के बाद एडम स्मिथ मैंने आपको बता दिया था, फ्री इकोनॉमी की बात करते थे। नेक्स्ट जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट किसको पढ़ रहे हैं हम? जेरेमी बेंथम। उन्होंने कहा लॉ या सोसाइटी में
पाथ क्या हो, तो जेरेमी बेंथम ने कहा मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, यानी लॉ जो बहुत सारी जिंदगियों को चेंज करता हो, बहुत सारे लोगों का वेलफेयर करता हो, मैक्सिमम गुड करता हो फॉर मैक्सिमम पीपल, वो होना चाहिए। और प्रिंसिपल दिया यूटिलिटेरियनिज्म का, किसका? यूटिलिटेरियनिज्म का, यानी हैप्पीनेस शुड बी क्रिएटेड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। जो जेरेमी बेंथम क्या कह रहे हैं? यूटिलिटेरियन। साथ के साथ इनका कहना है कि जो गुड लॉज होंगे, यानी मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल करेंगे, ये सोसाइटी को चेंज करने का रोल अदा कर सकते हैं। दे हैव द सिग्निफिकेंट रोल इन द एंटरटेनमेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इसलिए ब्रिटिशर्स, समझ रहे हैं, ब्रिटिशर्स 1833 में जैसे लॉर्ड रिपन थे, वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से आते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल में सती को अबोलिश करा। 1857 से पहले अगर आप देखेंगे डलहौसी, वो सब यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से आते हैं। चाइल्ड मैरिज को अबोलिश किया गया, यानी मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, इसे कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। किसने कंसेप्ट दिया है? जेरेमी बेंथम। यानी सोसाइटी कैसे क्रिएट की जाए? मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए लोगों का, मैक्सिमम हैप्पीनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट, बेंथम के बाद सेसारे बेसेरिया, बेसेरिया, नो नेक्स्ट है सेसारे बेसेरिया, बेकेरिया भी कह सकते हैं, बेसेरिया भी कह सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू से। तो उन्होंने कंसेप्ट दिया नेचुरल जस्टिस का। आज समझते हैं नेचुरल जस्टिस? नो वन, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल समझते हैं आप लोग? नेमी जुडिक्स इन कोसा सिया, यानी कोई भी अपना जज नहीं हो सकता अपने ही केस में। यानी मैंने ही क्राइम किया है और मैं ही जज की पोस्ट पे बैठा हूं, तो मैं कभी न्याय थोड़ी ना दूंगा। तो उसे कहते हैं नेमी जुडिक्स इन कोसा सिया, सुआ। उसके बाद सुना वो ओडी अल्ट्रम पार्टम, यानी नो वन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड। अगर दो पार्टियां हैं, यानी डिफेंस है या प्रोसिक्यूट है, दोनों को सुना जाए और उसके बाद जजमेंट दिया जाए। तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल किसने दिया है? यहां से आता है, सेसारे बेसेरिया से। और इन्होंने कहा जस्टिस सिस्टम शुड बी ट्यून विद नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ मतलब जो हर प्राणियों में लॉ होते हैं, वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो नेचर से आ रहा है। मैन इज बॉर्न फ्री, मैन हैज सम नेचुरल राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ। इसलिए आप देखा होगा इलीगल कन्फाइनमेंट किसी का नहीं कर सकते, वो राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकती है, परम आदेश लगा सकती है। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज नेचुरल जस्टिस, एवरीवन। और इनका कहना था लॉ कैसे होने चाहिए? जस्ट, यानी न्यायप्रिय होने चाहिए, फेयर, सबके लिए एक समान होने चाहिए, एंड रीजनेबल। रीजनेबल मतलब रीजनड होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, सब पे समान लगते हों। तो लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। चलिए नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट फिलोसफर इज मॉन्टेस्क्यू। ये सब आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मॉन्टेस्क्यू, नेक्स्ट मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट देते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर डिटेल में देखेंगे जब अभी हम ब्रिटेन का लेक्चर देखेंगे। ब्रिटेन में बताएंगे इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर कैसे आया, एक्सक्लूसिव क्राइसिस क्या है, एक्सक्लूजन क्राइसिस क्या है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है, मैग्ना कार्टा उससे पहले क्या रहा है, तो आपको ये सारा समझ में आएगा। अभी सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब समझ लीजिए कि 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, जिसमें जुडिशरी जिसका काम न्याय देना है, पार्लियामेंट जिसका काम लॉ बनाना है, एंड एग्जीक्यूटिव जिसका काम लॉ को इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये तीनों सेपरेटेड पावर है, इनकी पावर सेपरेटेड है। एक ही आदमी को सारी पावर दे दी जाएगी तो वो अनजस्ट होगा, वो टोटलिटेरियन होगा, वो अथॉरिटेरियन होगा, वो लोगों पे जुल्म करेगा। तो दैट्स वाई सेपरेशन ऑफ पावर।
कि लर्नेड पीपल जुडिशरी में बैठाए जाए, लोगों के प्रतिनिधि पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए बनाए जाए, और लोगों से चुनी हुई सरकार लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करे। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये किसका कंसेप्ट है? मॉन्टेस्क्यू का। फ्रेंच फिलोसोफर थे 18वीं शताब्दी के मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट फिलोसोफर रूसो, ये भी फ्रेंच फिलोसोफर और थिंकर है। इनका कहना है कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर देयर इज अ चैन। मैन इज बोर्न फ्री, आदमी जो है आजाद पैदा हुआ है। आजाद पैदा हुआ है तो कोई भी उसे बेड़ियों में चैन में नहीं जकड़ सकता। दूसरी चीज, सरकार और हमारा एक रिलेशन है। किसी भी जगह के लोगों को सरकार क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो प्रीमिटिव सोसाइटी, जब प्रीमिटिव सोसाइटी होती है, देखा होगा आपने, एक चीज और समझ लो, जब भी आप किसी प्रीमिटिव सोसाइटी को देखेंगे, जैसे ट्राइबल सोसाइटी होती है, तो ट्राइबल सोसाइटी में आपने देखा होगा सरकार का बहुत ऊंचा नीचा नहीं होता। एक ट्राइबल लैंडलॉर्ड होता है, जो देखा होगा, आदिवासियों की कोई मूवी देखी होगी जिसमें आदिवासी दिखाए होंगे, तो देखा होगा एक ट्राइबल लैंडलॉर्ड होगा जो ऊपर बैठ जाएगा, और सारे कल्चरल फेस्ट जो होते हैं, जैसे जिंगलाला हू करके डांस होता है, और हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन जैसे मूवी में दिखाते हैं, तो वो बैठा रहेगा और डांस देखता रहेगा, ठीक है। बाद में खाना वो सबके साथ खाएगा। उसे बस एक पोजीशन दे दी गई है, लेकिन वो इतना बड़ा राजा नहीं है कि किसी को मिलने के लिए उसे वेट कराना पड़े। वो इतना बड़ा राजा नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी हो। समझ में आया? तो ट्राइबल सोसाइटी में पॉलिटी क्यों आती है? तो रूसो का कहना था कि लोगों को सरकार की इसलिए जरूरत होती है कि सरकार सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर दे। क्या दे? लॉ एंड ऑर्डर। और बाद में इसमें एक और चीज जोड़ी गई, वेलफेयर दे। लॉ एंड ऑर्डर दे और वेलफेयर दे। क्या दे? लॉ एंड ऑर्डर एंड वेलफेयर। कौन देगा? सरकार, स्टेट। और स्टेट सरकार क्या देगी सोसाइटी को? लॉ एंड ऑर्डर और वेलफेयर। इन रिटर्न जो सिटीजन्स हैं वो टैक्सेस देंगे, यानी इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए टैक्सेस देंगे। साथ के साथ अपने कुछ अधिकार, राइट्स और पावर सरकार को देंगे। राइट्स ऑफ पावर का मतलब यह है कुछ अधिकार हम वंचित रहेंगे, कुछ अधिकारों का हम कम करेंगे। जैसे पार्क में जाके बॉम्ब नहीं चिल्लाएंगे। कहा कोई कहे मेरा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मुझे बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना पार्क में जाके कह रहा बॉम्ब। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ अधिकार आप कम करेंगे, सरकारों को देंगे अपने अधिकार और कुछ पावर, और साथ के साथ टैक्स देंगे। तो आपको क्या मिलेगा? लॉ एंड ऑर्डर एंड वेलफेयर। दिस इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सबको समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? अब मान लो यहां से आप कैथल जा रहे हो और किसी समय आप लुट गए, जैसे रजिया गुंडों में फंस गई थी, दिल्ली सुल्तान के समय पर फंस गई थी ना। मान लो आप जा रहे हो या किसी जगह जा रहे हो और बीच में आप लुट गए, तो जब ITR फाइल करने का टाइम आएगा तो आप इनकम टैक्स भरोगे? नहीं भरोगे, क्योंकि लुट गए। आप कहोगे जब सरकार मुझे लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पाई तो मैं टैक्स क्यों दूं, इससे अच्छा तो मैं कुछ गुंडे पाल लूं, उन्हें पैसा दे दूंगा। टैक्स देने का क्या फायदा है? तो बात यह है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर में विफल रहती है तो टैक्सेस कम आते हैं, और टैक्सेस कम आते हैं तो फर्दर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। इसे कहते हैं वीसियस साइकिल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इसलिए वीसियस साइकिल देखेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट का जिसका टैक्स टू GDP रेशो कम आया है, इसका मतलब वो सरकार लॉ एंड ऑर्डर देने में विफल रही है। समझ में आई बात? इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज का टैक्स टू GDP रेशो हमेशा कम रहता है, डेवलप कंट्रीज का टैक्स टू GDP रेशो अच्छा रहता है। इसे ही कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि सरकार का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉ एंड ऑर्डर देना, साथ के साथ वेलफेयर देना। अब जैसे मान लो कहीं आग लग गई, ठीक है, और बच्चों का स्कूल पास में था, और सब ने SP से पूछा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, कि भाई कैसे आग लग गई। तो SP ये थोड़ी ना कह सकता मैं तो यहां था ही नहीं, मैं तो छुट्टी मना रहा था, मेरी क्या गलती है, मैं तो सो रहा था।
इनसे पूछो, ऐसा नहीं कह सकता, बिकॉज ही इज इन पावर तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। दिस इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एवरीवन, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? ठीक है, समझ में आ रही है यहां तक बातें? नेक्स्ट, वोल्टेयर। वोल्टेयर ने होली रोमन एम्पायर के बारे में कहा, बड़े विख्यात कुख्यात फिलोसफर रहे हैं वोल्टेयर। उन्होंने होली रोमन एम्पायर के बारे में कहा है, नीदर इट इज होली नोर इट इज एम्पायर नोर इट इज रोमन। तो वोल्टेयर रिलीजन के खिलाफ बोलते थे और कहते थे सबसे ज्यादा तो करप्ट रिलीजन है कुछ कैथोलिक चर्च है, जो पैसा लेकर पाप कहते हैं पाप धुल गए तुम्हारे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वोल्टेयर टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसने ओपनली अटैक करा रोमन कैथोलिक चर्च को। ही वॉज द फर्स्ट वन, जिसका कहना है, जिनका वोल्टेयर का कहना था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां है? रिलीजन में, रिलीजन को चेंज करना पड़ेगा। इवन क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ रोल ऑफ चर्च, और मिस्टिसिज्म की बात करी, क्या हमें ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की जरूरत है? किसी चर्च की जरूरत नहीं है। साथ के साथ वोल्टेयर ने फर्दर सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट की बात करी और कहा रिलीजन का कोई मतलब नहीं है स्टेट से। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर और वेलफेयर का अलग तरीका है, रिलीजन अपना अलग है। रिलीजन एक पर्सनल चॉइस है, स्टेट का काम अलग होता है। तो पोप को, जो होली रोमन एम्पायर के पोप हैं, उन्हें एम्पायर से अलग हो जाना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेयर। चले आगे। नेक्स्ट, इमैनुअल कांत का क्या नाम है? इमैनुअल कांत अपने डियोंटोलॉजी, एक इन्होंने कंसेप्ट दिया था डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जिसे आज हम मोरालिटी भी कहते हैं। तो मोरालिटी का सबसे पहले कंसेप्ट देने वाले कौन थे? इमैनुअल कांत से पूछा गया कि सबसे ज्यादा लॉजिक और रेशनल क्या है, तो कांत ने कहा वो चीज जो सबसे ज्यादा मोरल है, वो सबसे ज्यादा लॉजिकल एंड रेशनल है। जो चीज लॉजिकल है वही रेशनल है, मतलब जो चीज लॉजिकल है वही चीज रेशनल है, और यहीं से मोरालिटी है। मोरालिटी जो कहती है वही लॉजिकल रेशनल बनता है। समझ में आया? तो मोरालिटी का कंसेप्ट यानी ड्यूटी बेस्ड सर्विस एथिक्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इमैनुअल कांत। कि अल्टीमेट, देखो एक बाद में थ्योरी आई कौन सी कॉन्सेलिज्म की, ये अभी कौन सी थ्योरी है? डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी का कहना है कि आपका पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अचीव द गोल। अच्छे रास्ते पे चलोगे तभी अच्छी मंजिल मिलेगी। समझ में आया? अच्छे रास्ते पे चल के ही अच्छी मंजिल मिलती है। आप ये कहो कि मैं चलूंगा बुरे रास्ते से और एंड रिजल्ट मेरा अच्छा हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो डियोंटोलॉजी इज ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, यहीं से मोरालिटी के कंसेप्ट आए। तो कांत का कहना था मोरालिटी इज एथिकल एक्शन व्हाइल परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी। और मोरालिटी को इन्होंने कैसे डिफाइन करा कि वो एथिकल एक्शन जो अपनी ड्यूटी करते हुए कोई भी आदमी करता है। अगर उसका ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करना है तो अच्छे से, करप्ट फ्री, वेलफेयर टू ऑल। ऐसा नहीं कि राशन कार्ड बनने में भी, हर राशन कार्ड बनने में भी इतनी ज्यादा करप्शन है। जो लोगों को अधिकार है वो भी करप्शन के थ्रू मिल रहा है। बच्चों का खाना खा गया और रोटी और तेल और नमक से खिला दिया बच्चों को खाना, बच्चों का खाना खा जाता है। बताओ, ये तो अभ्रदता है, विकृति की, जो कहते हैं ना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेविलनेस। चलिए, तो दीज आर सम फिलोसफर्स जो हमने एनलाइटनमेंट एरा के पढ़े। कुछ एनलाइटेंड मोनार्की भी रहे हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट में, यानी वो लोग जिन्होंने इस एनलाइटनमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि ये एनलाइटनमेंट मोस्टली प्रोटेस्टेंटिज्म से आया और ये लोग
पोप की जो डोमिनेंस थे उसके भी अगेंस्ट थे। तो पोप की डोमिनेंस के अगेंस्ट इन लोगों ने किसको सपोर्ट किया? एनलाइटनमेंट। जैसे पीटर द ग्रेट रशिया में, फेडरिक द ग्रेट जर्मनी में, प्रूशिया की बात है, मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया में, वियना जो कैपिटल है, कैथरीन द ग्रेट रशिया में, चार्ल्स थर्ड स्पेन में, नेपोलियन द ग्रेट फ्रांस में, तीन लोगों ने एनलाइटनमेंट को सपोर्ट किया। और इसकी विचारधारा बाद में यूरोप में क्या लेके आई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल क्रांति लेके आई। ठीक है, अब इंपैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट ऑन द मॉडर्न एज। पढ़ने, यूरोप को पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका, हर चीज बदल गया। फिलॉसफी आई स्केप्टिसिज्म की, कि हर किसी से डाउट करना, इन बिटवीन द लाइंस पूछना। और यूरोप अपनी औद्योगिक क्रांति में कहां से कहां निकल गया। वो लोग जो डार्क एजेस में जीते थे, वो लोग वर्ल्ड को कॉलोनाइज करने लगे। इंडिया जैसी कंट्री, जिसे प्लिनी द ग्रेट लिखता है कि पूरे यूरोप का सोना यहां की मिट्टियों में समा जाता है, प्लिनी इंडिया के बारे में लिख रहा है, उस इंडिया को भी कॉलोनाइज कर लिया इन्होंने। सी द पावर ऑफ एनलाइटनमेंट। वो रेशनल थिंकिंग, वो एनलाइटेंड आइडिया, वो पढ़ने का तरीका, वो क्वेश्चन करने का तरीका। इंपैक्ट एनलाइटनमेंट का क्या हुआ, एक एक करके देख लो। तो इंपैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, सबसे पहले इसने जो ओल्ड आर्काइक आइडियाज थे, यानी पूरी जो पुरानी जो रूढ़िवादी सोच थी, उस सब को डिस्कार्ड कर दिया। इंडिया में पता नहीं क्यों एनलाइटनमेंट नहीं आ रहा है। हमारे यहां तो लोग, मैंने देखा, और रूढ़िवादियों की तरफ जा रहे हैं। और वो अभी भूत चढ़ा हुआ है, मैं आपको बताऊं, रूढ़िवादिता की तरफ जाना यानी ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जाने का एक भूत चढ़ा हुआ है। आपस में लड़ मर जाएंगे किसी दिन, ये सारा भूत उतर जाएगा बेटा, जल्दी उतरेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 100-150 साल, उससे पहले हो सकता है। हमारे जब बुढ़े हो जाएंगे तो हो जाएगा। आपस में लड़ेंगे मरेंगे, वो यूरोप वाली हालत होगी, भुखमरी वाली, अपने आप अकल आ जाएगी कि दुनिया कैसे चलती है। फिर कुत्ते के लिए भी एम्बुलेंस लेके आएंगे। अभी आदमी के लिए भी, उसके एक्सीडेंट हुआ, उसके जेब से पैसा चोरी कर लेता है, अभी तो ये हो गया है। तो आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले लड़ने मरने दो। समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा? जैसे यूरोप आपस में लड़ा मरा, क्रूसेड्स में हारा। चलो, तो जो रूढ़िवादी और ओल्ड आर्काइक सिस्टम थे, जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, डोमिनेंस क्रिश्चियनिटी थी, डोमिनेंट चर्च थे, पोप थे, एरिस्टोक्रेसी थी, प्रिविलेज, नोबेलिटी बहुत प्रिविलेज थी, और जो नीचे तबके का लो आदमी था वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड था, सप्रेस्ड था। उन सब को रिजेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ एनलाइटनमेंट। और चीज देखा जाए तो इसने इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन 18वीं शताब्दी का फ्यूल करा। इसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्यूल हुआ। इसके कारण अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रांस रेवोल्यूशन जैसी विचारधारा पनपी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, फ्रांस का रेवोल्यूशन इसने प्रभावित किया। इवन इसने फर्दर जो ह्यूमैनिटीज के आइडिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अनश्राइंड है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इसका कंसेप्ट दिया, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट दिया। इसने डेमोक्रेटिक आइडियाज, फ्री इकोनॉमी, इसकी इंपॉर्टेंस समझाई इन द मॉडर्न एज। इसने ह्यूमन राइट्स की बात करी, फ्रीडम की बात करी। अमेरिका में थॉमस जेफरसन जैसे लोग, उन्होंने एनलाइटनमेंट के आइडिया अमेरिकन कॉलोनी में फैलाए। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने इंडिया में इस एनलाइटनमेंट और रेनेसां के आइडिया फैलाए। हेनरी विवियन डिरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये उस एनलाइटनमेंट के दौर से आते हैं, रेनेसां के दौर से आते हैं।
और जो आज हम दुनिया देखते हैं, यूरोप देखते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो हमारी इंडिया को भी एक एनलाइटनमेंट की जरूरत है, एक रेनेसा 2.0 की जरूरत है, एक रेशनैलिटी, लॉजिकलनेस, इसकी जरूरत है।